मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म। अध्याय 11 धोखा। राक्षसी तलवार का जन्म। 11 धोखा। 01:37 ट्रुवेड। अगली सुबह नूह भोर में उठा। दिन की पहली रोशनी ने उसे परेशान कर दिया। वह बिस्तर से उठकर अपना चेहरा धोने के लिए तैयार हुआ, तभी वह वहीं रुक गया। इससे पहले मैं कभी भी दिन के पहले उजाले से विचलित नहीं हुआ था। वह अपने मस्तिष्क के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए चेतना के सागर में प्रवेश कर गया। जब उसकी अर्धपारदर्शी आकृति ने अपनी आंखें खोली तो वह देख सकता था कि समुद्र का स्तर गोले के आधे हिस्से के मूल स्तर पर फिर से आ गया था। तो एक रात की नींद समुद्र के आधे हिस्से को भरने के लिए पर्याप्त है। मैं दोपहर में फिर से परीक्षण करूंगा कि मैं कितनी देर तक प्रशिक्षण सहन कर सकता हूं। वह ये नहीं जानता था कि चूंकि वह एक ट्रांसमिग्रेटर था, इसलिए उसका दिमाग उसकी उम्र के औसत बच्चे की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था। कुल मिलाकर उसकी मानसिक आयु लगभग 35 वर्ष थी और उसके दोनों जीवन की घटनाओं ने उसके दिमाग को और भी मजबूत बनाने में योगदान दिया, इसलिए वह किसी भी युवा व्यक्ति की तुलना में रून को ज्यादा समय तक देखने में सक्षम था। अगर कोई 10 साल का बच्चा लगातार 4 घंटे तक कैसियर रून को देखता रहे तो उसका दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। जब वह पानी के कटोरे के पास गया और अपना चेहरा धोया तो उसे थोड़ी ठंड लगी। पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा लग रहा था। पानी इतना ठंडा क्यों है? उसने कटोरे की ओर इशारा करते हुए एक गुजरते हुए नौकर से पूछा। नौकरानी ने अपना हाथ कटोरे पर रखा और भ्रमित भाव से नूह की ओर देखा। पानी का तापमान हमेशा की तरह ही है, युवा स्वामी। क्या ये संभव है कि आपको सर्दी लग गई हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं मैडम को बुलाऊं? नूह को उसके उत्तर से थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा। क्या ये संभव है कि प्रशिक्षण के केवल एक सत्र से ही मेरी इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो गईं? यह इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम जारी रखो। उसने नौकरानी को विदा किया और नाश्ता करने चला गया। जब मैं मास्टर से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा। अब मुझे ट्विन सेबर स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। वह अपने कमरे में वापस गया, मार्शल आर्ट की किताब खोली और 2 कृपानें उठा लीं। उन्होंने वही किया जो वे तब करते थे जब कोई गार्ड उन्हें कोई मार्शल फॉर्म या तकनीक देता था, अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेना और तब तक अभ्यास करना जब तक कि वे गतिविधियां उनकी आदत न बन जाएं। हालांकि इस बार उन्हें एक ही समय में 2 कृपाण संभालने में कठिनाई हुई। मुझे लगता है कि इसकी आदत डालना वाकई मुश्किल है, जैसा कि मास्टर ने कहा। मैं तब तक और अभ्यास कर सकता हूं जब तक कि मैं इन चालों का इस्तेमाल वास्तविक लड़ाई में नहीं कर सकता। इसी तरह उसका दिन बीतता गया। नूह अपने कमरे से केवल अपना लंच लेने के लिए बाहर गया और रात का खाना अपने कमरे में बंद होकर फोर्जिंग ऑफ 7 हिल्स पढ़ता रहा। जब उसे लगा कि उसने सब कुछ पचा लिया है तो रात हो चुकी थी। उसने अपनी किताब बंद की और अपने कपड़ों से कैसियर रून निकाला। अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में वह इसे हमेशा अपने पास रखेगा। वह अपने बिस्तर पर बैठे रून को देखता रहा और तब तक देखता रहा जब तक कि उसकी चेतना के समुद्र के अंदर पानी का स्तर गोले के 5वें हिस्से से नीचे नहीं गिर गया। तब उसने चादर मोड़ ली। उसे कुछ उल्टी सी महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करके उन्हें दबा लिया जब तक कि वे चली नहीं गईं। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा ताकि उसे समझ में आए कि उसने प्रशिक्षण में कितना समय बिताया है। लगभग 4 घंटे, अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंचने के बाद भी। ऐसा लगता है कि पूरे दिन अभ्यास करने से दिमाग पर असर पड़ता है, अन्यथा मुझे पूरा विश्वास है कि मैं लगभग 5 घंटे तक टिक सकता था। हालांकि वह अपने शरीर की सहन करने की सीमा तक पहुंच चुका था, जो कि गोले का लगभग 5वां हिस्सा था, फिर भी वह चेतना के सागर में पिछली रात की तरह ही समय तक रहा। उसने उन सवालों की सूची में एक और सवाल जोड़ा जो उसे अपने गुरु से मिलने के बाद पूछने थे। अगर कल सुबह भी मैं पूरी तरह से ठीक होकर उठूंगा, तो मैं आज की तरह ही आगे बढ़ता रहूंगा। पूरे दिन ट्रेनिंग करना थका देने वाला होता है और यह भयानक सिरदर्द हतोत्साहित करने वाला होता है, लेकिन मैं टिक सकता हूं। अगर ताकत की तुलना में थोड़ा पसीना और दर्द हो, तो क्या बात है? अपने दृढ़ निश्चय को दोहराते हुए, वह शरीर और मन दोनों से पूरी तरह थककर बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद सो गया। सुबह, जैसे ही नूह ने अपनी खिड़की पर रोशनी देखी, वह फिर से जाग उठा। चेतना के सागर में सब कुछ ठीक से चल रहा था या नहीं, ये जांचते हुए और ये देखते हुए कि उसके अंगों में कुछ दर्द के अलावा वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, उसने पिछले दिन की वही क्रियाएं दोहराना चुना। उसने सुबह से दोपहर तक ट्विन सेबर स्टाइल में प्रशिक्षण लिया, रात का खाना खाते समय फोर्जिंग ऑफ 7 हिल्स पढ़ा और उसे पचाया और रात के दौरान कैशियर रून के साथ तब तक अभ्यास किया जब तक उसका शरीर उल्टी करने के कगार पर नहीं पहुंच गया। इस तरह विलियम से उसकी मुलाकात का दिन आ गया। पिछले हफ्ते वाले उसी विशाल कमरे में नूह घुटनों के बल बैठा हुआ अपने गुरु को देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था। वह विलियम की जम्हाई पूरी होने का इंतजार कर रहा था और फिर उससे अपने कुछ संदेहों को स्पष्ट करने के लिए कह रहा था।
मास्टर, जब से मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करना शुरू किया है, तब से मैं अपनी नींद के दौरान खिड़की से सुबह की रोशनी को देख सकता हूँ। इसके अलावा सब कुछ पहले की तुलना में ठंडा या गर्म लगता है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं पर्याप्त ध्यान लगाऊं तो मैं दूसरे कमरों में कुछ नौकरों की फुसफुसाहट भी सुन सकता हूं। उन दिनों नूह ने कभी भी ढिलाई नहीं बरती और उसकी धारणा में परिवर्तन हर दिन अधिक स्पष्ट होता गया। विलियम को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब बात प्रशिक्षण की आती थी तो उसका शिष्य कितना जिद्दी था। उसने सोचा कि उसे अपने प्रशिक्षण की आदतों पर और अधिक सीमाएं लगानी चाहिए, इससे पहले कि नूह थकावट के कारण खुद को चोट पहुंचा ले। ऐसा लगता है कि आपने केसियर रून पर वास्तव में कड़ी मेहनत की है। मुझे याद है कि जब मैंने 15 साल की उम्र में पहली बार अपनी मानसिक ऊर्जा का अभ्यास करना शुरू किया था, तो मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं कर पाता था और फिर गिर जाता था। मुझे याद है कि कप्तान ने मुझे एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा था। हाँ, चिंता मत करो, जैसे जैसे तुम बड़े होगे, तुम्हारा मानसिक अवरोध ठोस और मजबूत होता जाएगा, जिससे तुम ज्यादा समय तक प्रशिक्षण ले पाओगे। नूह अवाक रह गया, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने स्वामी को घूरता रहा। विलियम ने गर्व से अपना चेहरा दिखाया और सोचा, हाँ, ये सही है, तुम्हारे गुरु एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। क्या तुम अभी अपनी तुलना मुझसे कर रहे हो, है ना? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसने बच्चे से कुछ सम्मान प्राप्त कर लिया है। रुको 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 रुको, क्या वह कह रहा है कि वह केवल 2 घंटे के बाद ही गिर गया? एक दुर्लभ प्रतिभा, वह एक दुर्लभ प्रतिभा का दोहरा क्या है? शायद इसलिए कि मेरा दिमाग पहले ही एक और जीवन से गुजर चुका है। इसे पूरी तरह से विकसित दिमाग माना जा सकता है, इसलिए मैं अभी भी 10 साल की उम्र में वयस्क पुरुषों के समान समय के लिए प्रशिक्षण ले सकता हूँ। क्या ये कहने जैसा नहीं है कि जब तक मैं ढीला नहीं पड़ता, मेरी उम्र का कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता? नूह का मुंह थोड़ा सूख गया और फिर उसने एक घूंट पी ली। बातचीत का ध्यान प्रशिक्षण के घंटों से हटाने की कोशिश करते हुए उसने विलियम से अपने एक और संदेह के बारे में पूछा। गुरुजी, पहला रून याद करने में आपको कितना समय लगा? विलियम की मुस्कान बढ़ गई और गर्व भरी मुस्कान के साथ बोला, V is it N0 V L/B opening parenthesis I closing parenthesis opening parenthesis N closing parenthesis डॉट को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए लगभग 6 वर्ष, लेकिन मैं इसे 5 वर्ष में भी कर सकता था, यदि कैप्टन मुझे हमेशा मिशनों पर न भेजते। तो अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मैं वास्तव में 3 साल में रैंक एक जादूगर बन सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे अभी भी अविकसित डेंटियन के कारण यह प्रक्रिया धीमी हो, फिर भी ये बहुत अच्छा है। नूह पहले से ही अपने गुरु के साथ इस बातचीत को छोड़कर अपने कमरे में वापस जाकर प्रशिक्षण लेना चाहता था। वह ये समझने के लिए उत्सुक था कि जादू करने पर कैसा महसूस होता है। विलियम ने अपना गर्व भरा रुख त्याग दिया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। आपने जुड़वां कृपाण शैली में भी प्रशिक्षण लिया है ना? हाँ मास्टर, नूह ने उत्तर दिया। उसे उस दिन आने का मुख्य कारण याद आ गया। क्या आप इसे मुझे दिखाना चाहते हैं? हाँ, कृपया। मास्टर, मुझ पर नरमी मत बरतिए। नूह खड़ा हुआ और अपने पीछे की दीवार से 2 प्रशिक्षण कृपाण उठा लाया। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। विलियम ने अपना बायां हाथ पीठ के पीछे रखते हुए और दायां हाथ छाती पर रखते हुए कहा। हाथ का एक भाग नूह की ओर इशारा कर रहा था। तुरंत ही कमरे का माहौल बदल गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 12 मुस्कुराओ। राक्षसी तलवार का जन्म 12 मुस्कुराओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माहौल भारी हो गया। नूह को थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपने स्वामी के चेहरे पर स्पष्ट कठोर भाव देखा और एक गहरी सांस ली, फिर एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी दोनों तलवारें आगे की ओर करके आक्रमण करने की स्थिति में आ गया। वह मजबूत है, मैंने जिन भी गार्डों का सामना किया है उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है और वे मुझसे पहले से ही ज्यादा मजबूत हैं। विलियम बिना हिले डुले, ऐसा लग रहा था कि वह सांस भी नहीं ले रहा था। वह नूह की आकृति को घूरता रहा और उसके कदम का इंतजार करता रहा। वह मुझे मिकी की तरह कम नहीं आंकेगा। नूह की आंखें संकल्प से भर गईं। इसलिए मैं बस आगे बढ़ सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या होता है। एक बार निर्णय लेने के बाद नूह ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया। वह आगे बढ़ा और एक क्षण में वह विलियम के सामने था तथा क्षैतिज डबल कट का लक्ष्य बना रहा था। उसके मन में एक जोरदार धमाका गूंजा। लापरवाह, 2 कृपाण रखने का क्या मतलब है, जब आप उन दोनों का उपयोग उस प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए करते हैं, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। नूह ने खुद को जमीन पर पाया, उसका बायां कंधा दर्द कर रहा था। मैंने उनका हमला भी नहीं देखा। दोबारा, विलियम ने आदेश दिया। नूह अपने दाहिने हाथ से इशारा करते हुए खड़ा हुआ और हमलावर मुद्रा में वापस आ गया।
इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ा, लेकिन विलियम के हमले की सीमा में प्रवेश करने से पहले उसने एक छल किया और अपनी बाईं ओर घूमकर अपनी दाहिनी तलवार से वार किया, बाईं तलवार को अपने सिर को ढकने के लिए स्थिर रखा। धप। एक छल केवल तभी काम कर सकता है जब इसे करने की आपकी क्षमता आपके प्रतिद्वंद्वी की इसे देखने की क्षमता से बेहतर हो। फिर से। इस बार चोट उसके दाहिने पैर में लगी। नूह ने छल करने के बाद कुछ महसूस किया, लेकिन वह इतनी तेज थी कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका और इसलिए वह फिर से जमीन पर गिर गया। इसी तरह दिन बीतता गया। गिरना। यदि आप अपने से अधिक तेज गति से चलने वाले किसी व्यक्ति पर छलांग लगाकर हमला करते हैं, तो आप अपने पीछे हटने के रास्ते को बंद कर रहे हैं। गिरना। जब भी आप अपनी ऊंचाई का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपका प्रतिद्वंद्वी भी अपनी विशिष्टता का उपयोग करके ऐसा ही करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गिरना। मेरे अंधे स्थान पर निशाना लगाना बुद्धिमानी थी, लेकिन मैं एक साधक हूं। मेरे पास अंधे स्थान नहीं है क्योंकि मैं अपनी मानसिक ऊर्जा से आपको स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। गिरना। मैं आपकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन तलवार फेंकने से भी काम नहीं चलेगा। गिरना। तुम निश्चित रूप से जिद्दी हो, लेकिन इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा जब तक तुम आज का पाठ नहीं समझोगे। गिरना। इस बार विलियम ने कुछ नहीं कहा, वह बस अपने सामने चोटों से भरे बच्चे को देख रहा था। वह कांपते हाथों और पैरों से अपनी तलवारों से फर्श की ओर इशारा कर रहा था। उसकी सांस उखड़ी हुई थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, फिर भी उसकी आंखें अभी भी विलियम को उत्सुकता से घूर रही थीं। और खांसी। आज का पाठ किस बारे में होगा? नूह ने उलझन में पूछा। मुझे बताओ, मेरे शिष्य, तुम एक तेज, मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ क्या कर सकते हो जिसे तुम मात नहीं दे सकते? नूह ने अपनी आंखें नीची कर लीं और बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उसने प्रश्नवाचक लहजे में उत्तर दिया। कुछ नहीं। विलियम ने हल्की सी आह भरते हुए आधा मुस्कुराया। बिल्कुल सही, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। आप केवल हार मान सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि कभी कभी आप जीत नहीं सकते, भले ही आप अपना सब कुछ दांव पर लगा दें, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो। नूह ने अपने मालिक की मुस्कान को देखा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, वह सही था। आज मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था और थोड़ा प्रशिक्षण भी देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद 3 घंटे तक जारी रही, इसलिए बेहतर है कि इसे आज ही खत्म कर दिया जाए। मैं 1 सप्ताह बाद फिर से तुमसे उसी समय और उसी कमरे में मिलूंगा। अब तुम आराम करो और ऐसे काम मत करो जिनमें तुम्हारे शरीर की आवश्यकता हो। और फिर विलियम चला गया। माहौल शांत हो गया और नूह अब कृपाण को पकड़ नहीं सका और फर्श पर गिर गया। उसने 2 बार खांसी की और फिर एक क्रॉस लेग स्थिति में चला गया। फू। उसने अपनी आंखें बंद करके जोर से सांस छोड़ी और फिर श्वसन की सामान्य लय को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। शुरू से अंत तक मैंने कभी उसकी हरकतें नहीं देखी और उन्हें केवल थोड़ा सा महसूस किया। यह मानसिक ऊर्जा अविश्वसनीय है, एक साधक अविश्वसनीय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मेरी पिछली दुनिया से एक गोली को रोकने में सक्षम होगा। हा, मुझे ये पसंद है। जितना अधिक मैं एक साधक को देखता हूं, उतना ही मैं एक साधक बनना चाहता हूं। सिर्फ एक आदमी में इतनी ताकत। 2 तलवारों को रोकने के लिए एक हाथ, एक ड्रैगन को रोकने के लिए एक हाथ। मैं और अधिक प्रशिक्षण लेना चाहता हूं, मैं मजबूत बनना चाहता हूं, मैं अपनी शक्ति से अपने जीवन को गढ़ना चाहता हूं। अगर मैं फिर से मर जाऊं तो किसे परवाह है, ये पहली बार है जब मैं 2 जीवन में इतना जीवंत महसूस कर रहा हूं। तभी लिली की छवि उसके दिमाग में उभरी और उसकी मुस्कान और अधिक जटिल हो गई। मुझे लगता है कि मुझे पहले उसकी स्थिति को सुलझाना चाहिए, अन्यथा मुझे शांति नहीं मिलेगी। डायसो व नो वी ए एल्बन सी ओ पर न्यू कहानियां। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने अपनी आंखें खोली, संकल्प सचमुच उसके चेहरे से निकल रहा था। किसी भी तरह, मुझे दोनों काम करने के लिए ताकत की आवश्यकता है, इसलिए मेरे लिए केवल और अधिक प्रशिक्षण ही एकमात्र उपाय हो सकता है। वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और अपने कमरे में वापस आ गया। उसने भरपेट खाना खाया और रात के खाने के बाद तक दोनों मैनुअल का अध्ययन किया, फिर वह कैसियर रूम को देखता रहा। अगली सुबह वह उठा और उसके शरीर में जगह जगह दर्द हो रहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह और भी अधिक जोश के साथ अपने शेड्यूल पर डटा रहा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह मजबूत होता जा रहा था। अगले हफ्ते वह विलियम के साथ मुलाकात के लिए और भी पहले पहुंच गया। इस बार उसे अपने गुरु के आने का इंतजार करना पड़ा। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने शिष्य को उम्मीद भरी नजरों से घूरते हुए देखा और अपना सिर हिलाए बिना न रह सका। और यहाँ मुझे लगा कि उसने पिछली बार कुछ सीखा था। उसने थोड़ी देर जम्हाई ली और फिर अपने पीछे की दीवार से एक लकड़ी की छड़ी ले ली। आज हम रक्षा और आक्रमण का आदान प्रदान करेंगे और मैं इस हथियार से तुम्हें हर गलती की ओर इंगित करूंगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी की ओर इशारा किया। आओ, मुझ पर हमला शुरू करो। नूह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने 2 प्रशिक्षण तलवारें लीं।
फिर उसने अपनी तलवारें सामने की ओर करके विलियम पर हमला किया। गिरना। छड़ी की नोक उसके सिर पर लगी और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। इस प्रकार के चार्ज का उपयोग करने के लिए आपके शरीर को अधिक झुका हुआ होना चाहिए ताकि आपके पूरे ऊपरी शरीर की रक्षा हो सके। फिर से नूह ने फिर से वही प्रयास किया, लेकिन इस बार उसने अपने स्वामी की सलाह का पालन किया। गिरना। छड़ी ने उस स्थान पर प्रहार किया जहां से कृपाणें पार हुई थीं और उन्हें नूह की छाती पर वापस धकेल दिया। अपनी भुजाओं में थोड़ी ताकत लगाओ। अगर तुम अपने हथियारों को अपने शरीर पर वार करने दोगे तो वे तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकेंगे? और इसलिए नूह ने फिर से हमला किया। गिरना। छड़ी पहले की तरह उसी स्थान पर लगी, लेकिन इस बार नूह ने उसे पकड़ लिया और छड़ी को विलियम के गार्ड में घुसने से रोक दिया। लेकिन जब वह उस पर वार करने वाला था, तो उसने अपने पीछे से आती हुई एक आवाज सुनी। ये बुरा नहीं था, अब एक अलग रूप के साथ प्रयास करें। नूह के सामने वाला विलियम गायब हो गया था और उसके पीछे पुनः प्रकट हो गया था। नूह ने अपने पीछे मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देखा और उसे श्राप देने के विचार को दबाने के लिए अपना सिर हिलाया। इस तरह सुबह बीत गई और विलियम ने नूह की तकनीक को निखारा। आज का दिन अच्छा रहा, अगले सप्ताह मिलते हैं। नूह की हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन इस बार उसने अपने गुरु के कमरे से बाहर निकलने से पहले ही उन्हें प्रणाम कर लिया। वह विलियम द्वारा उस पर लगाए गए समय के लिए वास्तव में आभारी था और उस दिन उसने वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति की। वह 7 दिन बीतने का इंतजार नहीं कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 13 छोटी सफलता। राक्षसी तलवार का जन्म 13 छोटी सफलता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बलवान हवेली के बाहरी घेरे में जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। केवल एक अजीब बात यह थी कि एक छोटा बच्चा हर हफ्ते गार्ड की बिल्डिंग में जाता था। पहले तो वह हमेशा इमारत से चोटों के साथ बाहर आता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर के घाव कम होते गए और उसके चारों ओर हल्का दबाव पैदा हो गया। उस दिन उसी छोटे बच्चे को सुबह सुबह फिर से उस गार्ड की बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए देखा गया। मुझे आखिरी बार चोट लगने के बाद से 2 सबक मिल चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज के मुकाबले में मास्टर फिर से अपना स्तर बढ़ाएंगे। अपने दूसरे पाठ के बाद से विलियम ने नूह के दिमाग में मार्शल आर्ट के रूपों को उकेरना जारी रखा था। 3 महीने की कंडीशनिंग के बाद उनकी तकनीकें उनके निष्पादन में लगभग परिपूर्ण थीं, इसलिए उनके गुरु ने प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से मुकाबला करना शुरू कर दिया क्योंकि विलियम केवल तभी अपना स्तर बढ़ाने के लिए खुद को रोक लेता था जब नूह लगातार उसे मारने में कामयाब हो जाता था। हालांकि उस समय तक नूह द्वारा शर्त 2 बार पूरी की जा चुकी थी, लेकिन उसके गुरु ने अभी भी उसका स्तर नहीं बढ़ाया। सामान्य कमरे में प्रवेश करते ही नूह को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका स्वामी फर्श पर पैर मोड़कर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी सामान्य तंद्रा का कोई भी निशान मौजूद नहीं था क्योंकि वह खाली आंखों से कमरे के एक स्थिर बिंदु को देख रहा था, संभवतः गहरे विचार में। मास्टर, आप जल्दी आ गए। विलियम की आंखें पुनः एकाग्र हो गईं और वह खड़ा हुआ तथा अपने शिष्य की ओर जटिल भाव से देखने लगा। क्या आप श्वास का प्रयोग अपनी शैली में कर सकते हैं? नूह इस प्रश्न से अचंभित रह गया। चूंकि उसके शरीर में सांस सीमित थी, इसलिए उसके गुरु ने हमेशा उसे अपने स्पार या उसके व्यक्तिगत प्रशिक्षण के दौरान इसे छोड़ने से मना किया। नूह का शेड्यूल हमेशा इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने दिन के दौरान बर्फ आग घूमने वाली तकनीक से इसे फिर से भरने का समय नहीं मिल पाता था। उसके गुरु को ये पता था, इसलिए उसने इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया और इसे बच्चे के शरीर को पोषण देने पर ध्यान केंद्रित करने दिया। इस तरह नूह ने इसे अपने प्रशिक्षण के दौरान केवल हेरफेर किया, इसे कभी भी जारी नहीं किया। हालांकि आज चीजें अलग लग रही थीं। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, भले ही मैंने कभी वास्तविक लड़ाई में इसका इस्तेमाल नहीं किया हो, फिर भी मुझे 1-2 प्रयासों में इसकी आदत हो जाएगी। ऐसा क्यों? विलियम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसके चेहरे से गर्मजोशी झलकने लगी। इन महीनों के दौरान वह अपने शिष्य को बेहतर ढंग से समझने लगा। वह हमेशा मुस्कुराता और बिना ज्यादा सोचे समझे बोलता, लेकिन वह जानता था कि चीजें असल में कैसी हैं। नूह निर्दयी था, वह अपने शरीर और मन को धातु के एक टुकड़े की तरह संभालता था, जिसे गढ़ा जा रहा था। अगर शरीर नहीं झुकता था तो वह उसे तब तक पीटता था जब तक वह मुड़ न जाए, चाहे इस प्रक्रिया में उसे कितना भी दर्द क्यों न हो। अगर उसका दिमाग कमजोर था, तो वह उसे तब तक गर्म करता था जब तक उसका असर शरीर पर न पड़ने लगे, जिससे उसे लगातार मतली जैसा एहसास होता रहता था। वह जानता था कि नूह ने कितना प्रशिक्षण लिया था और शक्ति की खोज में वह कितना दृढ़ था, इसलिए विलियम उसके प्रति स्नेह और यहां तक कि सम्मान को जन्म देने से खुद को नहीं रोक सका। ये बच्चा कहता है कि वह कुछ प्रयासों में ये कर सकता है, क्या उसे पता है कि ऐसा करने में आमतौर पर कितना समय लगता है?
ये कितनी अफसोस की बात है, अगर उसकी स्थिति अलग होती तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ता और उसका भविष्य उज्ज्वल होता। अपनी प्रतिभा और दृढ़ता के साथ वह बस समय की बात है कि वह मुझसे भी आगे निकल जाए। फिर भी अंदरूनी घेरे के लोग कभी भी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को बहुत मजबूत नहीं बनने देंगे, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उनसे बदला लेने के कारण हो सकते हैं। विलियम के चेहरे पर जटिल अभिव्यक्ति तब और अधिक स्पष्ट हो गई जब उसने गहरी सांस छोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हें पता है कि हमारी पहली मुलाकात को कितना समय बीत चुका है? नूह ने थोड़ा सोचा और फिर उसे एहसास हुआ। वह अपने प्रशिक्षण में इतना तल्लीन था कि वह समय बीतने के बारे में भूल गया, लेकिन जब उसके गुरु ने प्रश्न पूछा तो उसे समझ आ गया। ये सही है, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और मानसिक ऊर्जा के साथ आपकी प्रगति उस मानक से कहीं आगे निकल गई है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया था। अगले सप्ताह हम उपचार शुरू करेंगे, इसलिए आपके शरीर में सांस अब उतनी उपयोगी नहीं है। बेहतर है कि आप असली मार्शल आर्ट से शुरुआत करें ताकि अगर आप अगले सप्ताह जीवित रहने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ फायदे हो सकते हैं। नूह की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वास्तव में समय आ गया है, मैं जो जीवन जी रहा था वह जारी रखने के लिए बहुत ही उत्तम था। मैं लगभग भूल गया था कि यदि मैं अपने शरीर को अगले स्तर तक नहीं ले जाऊंगा तो मेरा सारा प्रशिक्षण बेकार हो जाएगा। ये सोचते हुए वह 2 कृपाण लेने के लिए हमेशा की तरह दीवार के पास गया और अपने गुरु की ओर दृढ़ निश्चय के साथ देखने लगा। तो फिर समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है ना गुरुजी? नूह के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान विलियम के मन पर एक आघात थी। क्या उसे सचमुच मौत की परवाह नहीं है? उसने विचार को दबाने के लिए अपना सिर हिलाया और हमेशा की तरह लकड़ी की छड़ी उठाकर नूह की ओर तान दी। फिर हमेशा की तरह मुझ पर आक्रमण करो, लेकिन इस बार युद्ध में कुछ सांस वाले हमले भी शामिल करो। अपनी भुजाओं में सांस समाप्त होने से पहले तुम्हें 3 या 4 हमले करने चाहिए। ये शब्द सुनकर नूह ने और इंतजार नहीं किया। वह तेजी से विलियम पर टूट पड़ा और उसका शरीर इतना नीचे झुक गया कि ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी जमीन पर गिर जाएगा। जब उनके गुरु ने उनके आक्रमण की सीमा में प्रवेश किया तो उन्होंने कला के निर्देशानुसार सांस भरते हुए अपनी दोनों कृपाणों को तिरछे ढंग से ऊपर की ओर मारा। फिर भी उनकी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ थी और परिणाम केवल एक साधारण डबल अपरकट था, जिसे विलियम ने अपनी स्टिक को क्षैतिज रूप से रखते हुए आसानी से रोक दिया। लगभग फिर से नूह ने पुनः दौड़ लगाई, इस बार क्रॉस स्लैशिंग स्थिति में, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही रहा। ध्यान केंद्रित करो, तुम अपने रूपों को लगभग पूरी तरह से कर सकते हो और मैं जानता हूं कि तुम निर्देशों के अनुसार अपनी सांस ले सकते हो, तुम्हें केवल उन्हें सिंक्रनाइज करने की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विलियम जानता था कि समन्वय की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने बताई थी, लेकिन वह अपने शिष्य पर दबाव बढ़ाना चाहता था। उसके दिमाग में बस यही विचार था कि अपने शिष्य के बचने की संभावना कैसे बढ़ाई जाए। वह उपचार से ठीक पहले ही सांस को संभालने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता था। इस बार नूह ने तुरंत उस पर हमला करने के लिए दौड़ नहीं लगाई, बल्कि अपने दिमाग को तेज करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका एकमात्र विचार जुड़वां कृपाण शैली की लय बन गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अंतिम हमले के लिए तैयार था। उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर विलियम पर क्षैतिज वार किया। विलियम ने मन ही मन सिर हिलाया और अपने हमले को झेला। लकड़ी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा, यह विलियम के हाथ में मौजूद छड़ी का आधा हिस्सा था। विलियम अपने गले पर पड़ी तलवार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह एक बेहतरीन निष्पादन है। मैंने उसे छड़ी पर हल्का सा गड्ढा करने के लिए निशाना बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी कुंद हथियार से उसे काट सकता है। नूह को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपनी तलवारें वापस खींच लीं। उसके चेहरे और पीठ पर थोड़ा पसीना था। जाहिर है कि ब्रीथ के साथ तालमेल बिठाने वाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा थका देने वाला था। मुझे खेद है गुरुजी, मुझे एहसास नहीं था कि मैं वास्तव में इसे काट सकता हूँ। सौभाग्य से मैंने आखिरी क्षण में खुद को रोक लिया। विलियम ने अपना गला साफ किया और उस स्थान को छुआ जहां पर कुछ क्षण पहले कृपाण पड़ी थी। चिंता मत करो, सब ठीक है। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा गुरु इतना कमजोर है कि एक साधारण शिष्य उसे चोट पहुंचा सकता है? मेरे पास रैंक 3 का शरीर है। क्या तुम सोचते हो कि रैंक 2 की मार्शल आर्ट तुम्हारी कमजोर सांस से संचालित होकर वास्तव में? नूह को अपने गले की ओर इशारा करते देख उसे खुद को रोकना पड़ा। वहां से धीरे धीरे खून की एक बूंद गिर रही थी। हे दुष्ट शिष्य, इस विषय में इतना आत्मसंतुष्ट मत हो। नूह ने जब अपने स्वामी को अपना आपा खोते देखा तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन फिर विलियम ने खुद को शांत किया और नूह की ओर गंभीरता से देखा। नूह समझ गया कि अगले सप्ताह से पहले यह उसके अंतिम निर्देशों का समय था, इसलिए उसने ध्यानपूर्वक सुना। अगले सप्ताह इस मंजिल की सीढ़ियां मत चढ़ना, बल्कि नीचे ही रुकना, मैं वहीं मिलूंगा। मैं तुम्हारा इलाज दूसरी जगह करूंगा। आखिरकार बच्चों की चीखें सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती।
नूह ने जब चीख शब्द सुना तो उसके गले में अटकाव आ गया, लेकिन फिर उसने पुनः ध्यान केंद्रित किया। उसने पहले ही अपनी जान जोखिम में डालने का निर्णय कर लिया था। अगर आप बच जाते हैं तो आपको संभवतः 1 सप्ताह बिस्तर पर रहना पड़ेगा ताकि आपका शरीर अपने नए एक्यूपॉइंट्स के लिए अभ्यस्त हो सके, इसलिए अपनी मां को इसके बारे में बताना न भूलें। उपचार से एक दिन पहले कुछ भी अभ्यास न करें, और मैं यहाँ गंभीरता से बात कर रहा हूँ। आपको केवल आराम करने और फोर्जिंग ऑफ 7 हेल्स के बारे में पुस्तक पढ़ने की अनुमति है। जब आप प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपकी स्थिति चरम पर होनी चाहिए। विलियम ने फिर से नूह की ओर देखा, इस बार वह मुस्कुरा रहा था। अब जाओ, अगर हो सके तो अपने दिमाग को और भी तेज करो। अगले हफ्ते ये जिंदगी या मौत का सवाल है। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 14 झूठ। राक्षसी तलवार का जन्म 14 झूठ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह अपने कमरे में वापस गया तो नूह को थकान महसूस हुई। भले ही बैठक छोटी थी और सुबह का आधा समय ही बीता था, लेकिन शरीर से सांस की कमी के कारण उन्हें थकान महसूस होने लगी थी। ये सोचना कि मेरे पास जो थोड़ी सी सांस है उससे मैं एक कुंद हथियार को काट सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि एक वास्तविक डेंटियन के साथ ट्विन सेबर शैली कितनी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। ये समझ में आता है कि साधक डेंटियन को इतना महत्व क्यों देते हैं। यदि यह सांस की उच्च मात्रा और गुणवत्ता को जमा कर सकता है तो हर तकनीक तेजी से अधिक शक्तिशाली होगी। अंतर वास्तव में बहुत बड़ा होगा। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे उन्होंने अपने अंतिम हमले की अनुभूति को उकेरा। अब से दिमाग की वह तीक्ष्णता मेरी सामान्य स्थिति होनी चाहिए, नहीं। यह मेरा शुरुआती बिंदु होना चाहिए। मैं केवल अपनी मानसिक ऊर्जा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं रह सकता, मुझे अपने विचारों और सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसे व्यवस्थित तरीके से परिष्कृत भी करना होगा। उनके सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये था कि उनकी मानसिक ऊर्जा आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही थी। इन 6 महीनों में जब से उन्होंने इसे प्रशिक्षित करना शुरू किया था, उन्होंने प्रशिक्षण सत्र में रहने के समय को आधे घंटे तक बढ़ा दिया था। इस वृद्धि के प्रभाव स्पष्ट थे क्योंकि वह अपने गुरु द्वारा दिए गए हर पाठ को तेजी से सीखता था और सांस को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता अधिक सटीक और सहज हो गई थी। गोले के केंद्र में उसकी चेतना के समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर अंतरिक्ष में थोड़ी हलचल थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रकट होने वाला था, लेकिन अभी भी खुद को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इस सप्ताह के दौरान मुझे 7 नरकों की रचना पर और अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जब मुझे ब्रेक की आवश्यकता होगी तो ट्विन सेबर शैली में प्रशिक्षण का उपयोग आराम के रूप में किया जाएगा। मैं अब और समय नहीं गंवा सकता। इस सप्ताह के लिए स्वयं नया कार्यक्रम तय करने के बाद वह तुरंत काम पर लग गए और अपना पूरा ध्यान शरीर पोषण विधि को पढ़ने और याद करने में लगा दिया। रात में वह केसियर रून पर कठोर अभ्यास करता था। सुबह में वह कुछ समय ध्यान में बिताते थे, अपने गुरु के साथ अपने मन को अनुभव की गई तीक्ष्ण अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते थे। फिर वह लगभग 2 घंटे तक जुड़वां कृपाण शैली पर रूपों का अभ्यास करते थे। बाकी दिन पौष्टिक विधि को याद करने के लिए समर्पित था और रात का उपयोग अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसी तरह विलियम के साथ मुलाकात से एक दिन पहले तक दिन बीतते गए। निर्देशों के अनुसार नूह ने न तो मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और न ही केसियर रून का प्रशिक्षण लिया, बल्कि दिन भर 7 नरकों की पुस्तक पढ़ने और अपने मस्तिष्क को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया। दोपहर के भोजन के समय वह अपनी मां से मिलने गया। नूह ने अपनी मां के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा खुला और लिली की आकृति एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ प्रकट हुई और बोली, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारा मुझे ढूंढना बहुत ही दुर्लभ है। मेरा मानना है कि अगर तुम्हें खाने की जरूरत न होती तो तुम अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताते। नूह ने सहजता से उसके शरीर को देखा और फिर अपनी आंखें उसके चेहरे पर केंद्रित की। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब से 4 और समय बीतने के साथ साथ उसके पिता अधिक हिंसक होते जा रहे थे, और नूह को यह आभास हो रहा था कि यह सब उसके पहरेदारों के बीच प्रवेश करने में मिली सफलता से जुड़ा हुआ था। ये वास्तव में प्रशिक्षण के बारे में है। मैं कल अपने गुरु के साथ एक विशेष प्रशिक्षण पर जाऊंगा और उन्होंने कहा कि इसे पूरा होने में 1 सप्ताह या उससे अधिक समय लगेगा। इसलिए मैं कल से यहाँ वापस नहीं आ रहा हूँ। लिली तुरंत चिंतित हो गई और इस प्रशिक्षण के बारे में और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा कुछ हद तक बदल गया है। उसकी आंखें अधिक केंद्रित थीं, उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली थी। वह नदी में खड़ी एक चट्टान की तरह लग रहा था जो लगातार पानी के प्रवाह का विरोध कर रही थी। वह अपने बेटे को जानती थी। वह जानती थी कि उसने इस प्रशिक्षण में भाग लेने का फैसला किया है और कोई भी बात उसे अपना मन बदलने पर मजबूर नहीं करेगी, इसलिए उसने खुद को उसके गाल छूने और उसके बालों को थोड़ा सा सहलाने तक ही सीमित रखा। मुझसे वादा करो कि तुम कोई भी लापरवाही या खतरनाक काम नहीं करोगे।
चिंता मत करो माँ, मेरे गुरु हर समय मेरे साथ रहेंगे और वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मुझे प्रभावित करने वाला कोई वास्तविक खतरा नहीं है। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। मुझे कोई परवाह नहीं, फिर भी मुझसे वादा करो। उनकी माँ की दलील दृढ़ और अडिग थी। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं सावधान रहूंगा। उसने झूठ बोला, जबकि उसकी माँ उसे घूरती रही। फिर उसने उसे गले लगाया और उसके कपड़े थोड़े ठीक किए। फिर आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन याद रखें कि अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। एक माँ का काम अपने बच्चों की देखभाल करना है, जब तक वे अभी छोटे हैं। डॉट 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 अपने कमरे में वापस आकर नूह चेतना के सागर के अंदर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह प्रशिक्षण नहीं ले रहे थे, वह बस अपनी सारी मानसिक ऊर्जा अगले दिन के उपचार पर केंद्रित कर रहे थे, विभिन्न चरणों की समीक्षा कर रहे थे और कार्य के लिए अपना मन तैयार कर रहे थे। जब उसने सोचा कि यह काफी हो गया तो वह अपने मानसिक क्षेत्र से बाहर निकलकर बिस्तर पर लेट गया। अब जबकि मैंने उससे झूठ बोला है, मैं सचमुच खुद को मरने नहीं दे सकता। और फिर वह सो गया। अगले दिन वह नियत स्थान पर गया जहां उसका स्वामी पहले से ही कठोर चेहरे के साथ उसका इंतजार कर रहा था। नूह की आंखों में एकाग्रता और दृढ़ संकल्प देखकर उसने हल्के से सिर हिलाया। क्या हमारे जाने से पहले आपके पास कुछ प्रश्न हैं? नूह ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से पूछा। क्या वह स्थान जहां हम जा रहे हैं सचमुच ध्वनिरोधी है? कोई मेरी बात तो नहीं सुनेगा? क्या उसे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या उसे इस बात की चिंता है कि उसकी माँ उसकी बातें सुन सकती है? हाँ, हम जिस जगह जा रहे हैं वह बाहरी रिंग की भूमिगत जेल है। हम वहां कैदियों को रखने और उन्हें प्रताड़ित करने के आदी हैं और किसी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे कुछ लोगों को भी नहीं पता कि वह जगह कहाँ है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। नूह ने सिर हिलाकर अपने मन से आखिरी संदेह मिटा दिया। तो फिर मैं तैयार हूँ। विलियम ने सिर हिलाया और फिर गलियारे के नीचे की ओर बढ़ने लगा। जब हम वहां जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने ये प्रक्रिया दोहराएं, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। नूह ने समझाना शुरू किया। फोजिंग ऑफ 7 हेल्स एक उपचार है जिसमें नमूने की पीठ पर 7 एक्यूपॉइंट्स को नष्ट करना शामिल है ताकि शरीर स्वाभाविक रूप से एक अवशोषण भंवर बना सके जो उसकी पीठ पर स्वर्ग और पृथ्वी की सांस को इकट्ठा करेगा। चूंकि अवशोषण प्रक्रिया अव्यवस्थित है, इसलिए नमूने को इस प्रक्रिया के दौरान सचेत रहना चाहिए ताकि वह सांस को उस स्थान पर निर्देशित कर सके जहां 7 एक्यूपॉइंट नष्ट हो गए थे और उनके बचे हुए हिस्सों और सांस के मिश्रण से उनका पुनर्निर्माण किया जा सके। नमूने को अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग नए बनाए गए एक्यूपॉइंट्स को तब तक एक साथ रखने के लिए करना चाहिए जब तक कि वे ठोस न हो जाएं और उसके शरीर से पूरी तरह से जुड़ न जाएं। अंतिम चरण नए एक्यूपॉइंट्स द्वारा नमूने के शरीर में होने वाले परिवर्तन को सहना है और फिर अपने नए शरीर के पूरी तरह से सांस से भर जाने का इंतजार करना है ताकि इस प्रक्रिया को 6 बार और दोहराया जा सके। विलियम गलियारे के अंत में रुका और अपने सामने की दीवार पर अनियमित ढंग से थपथपाया। इसके बाद दीवार पीछे की ओर खिसक गई और दाईं ओर खिसक गई, जिससे नीचे की ओर एक अंधेरा और पथरीला रास्ता दिखाई देने लगा। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, अब मुझे इस पद्धति के खतरे और फायदे समझाए। ऐसा कहकर वह मार्ग से चलने लगा और नूह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 15 सहन करो। राक्षसी तलवार का जन्म 15 सहन करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे बड़ा नुकसान उपचार की उच्च मृत्यु दर है क्योंकि प्रक्रिया में एक गलती से नमूना मर सकता है। फिर प्रक्रिया की कठिनाई है क्योंकि नमूने को अपने शरीर को नष्ट करने और पुनर्निर्माण के दौरान सांस को सक्रिय रूप से नियंत्रित करना चाहिए। ये भी समस्या है कि विनाश प्रक्रिया नमूने द्वारा स्वयं नहीं की जा सकती क्योंकि एक्यूपॉइंट उसकी पीठ पर हैं और एक कुशल सहायक की आवश्यकता है। नमूना उपचार के 7 चक्रों को समाप्त करने से पहले किसी भी अलग शरीर पोषण विधि का अभ्यास भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके शरीर पर एक्यूपॉइंट अभी भी नाजुक हैं और पोषण की किसी भी अलग प्रक्रिया का सामना नहीं कर सकते हैं। अंतिम ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करने की योग्यता है क्योंकि नमूना बस अपने डांटियन के बनने का इंतजार कर सकता है और फिर अपने जीवन को जोखिम में डालने के बजाय एक रूढ़िवादी पोषण विधि का उपयोग कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि विधि के निर्माता पागल डॉक्टर ने अपने डांटियन को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन खेती करना नहीं छोड़ा और इसीलिए वह इस विधि के साथ आया। नूह लगातार समझाता रहा कि जब वह विलियम के पीछे पीछे चट्टानी मार्ग से नीचे जा रहा था, तो उसके गुरु हर बार जब वह अपना वाक्य पूरा करता, तो केवल सिर हिलाते थे। प्रकाश का स्रोत कटने पर उनके पीछे से एक आवाज आई, वह दीवार अपने आप फिर से बंद हो रही थी। तभी नूह ने मार्ग के तल पर कुछ छोटी छोटी रोशनियां देखी जो गुफा की दीवारों पर लगी लकड़ी की मशालें थीं। अपनी पहले से ही काफी मजबूत मानसिक ऊर्जा के साथ उसके लिए नीचे जाना कोई समस्या नहीं थी, भले ही उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई हों।
7 चक्रों को पूरा करने के बाद सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको रैंक 3 का शरीर मिलेगा जो सांस के प्रति बेहद संवेदनशील होगा, इसलिए यह मार्शल आर्ट के आपके उपयोग को बढ़ाएगा और आपकी इंद्रियों को बहुत मजबूत करेगा। शरीर को रैंक 3 का माना जा सकता है क्योंकि 7 चक्रों के बाद सांस की गुणवत्ता एक डेंटियन के बराबर होगी, इसलिए पोषण का स्तर समान होगा। इसके अलावा किसी भी अन्य पोषण तकनीक से अलग 7 नरक विधि में शरीर में सांस को फिर से भरने के लिए रूपों या मुद्राओं का उपयोग करके ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बनाए गए एक्यूपॉइंट लगातार उस चक्र के अनुसार सांस को अवशोषित करते रहेंगे जिसमें नमूना है, जब तक कि शरीर इससे भर न जाए। अंत में जब उपचार समाप्त हो जाता है तो शरीर एक छोटे डेंटियन की तरह काम करेगा, इसलिए साधक की अवशोषण प्रक्रिया तेज होगी और उसका भंडारण स्थान बड़ा होगा। ये रेखांकित करना है कि इनमें से अधिकांश लाभ एक बार साधक के उच्च क्षेत्र में कदम रखने के बाद प्रभावशीलता में कम हो जाएंगे। जब नूह बोल रहा था तो वे कई धातु की कोठरियों के पास से गुजरे जो ज्यादातर खाली थीं। उनमें से सिर्फ कुछ के अंदर जंजीरों से बंधे लोग थे। वे सिर्फ त्वचा और हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। कुछ देर बाद वे दाहिनी ओर मुड़े और एक धातु के दरवाजे से होते हुए यातना उपकरणों से भरे एक कमरे में प्रवेश कर गए। विलियम ने एक जंग लगी धातु की मेज की ओर इशारा किया जिसके दोनों ओर धातु की हथकड़ियां लगी हुई थीं। अपने कपड़ों का ऊपरी हिस्सा उतारो और पेट के बल जमीन पर लेट जाओ, मैं तुम्हें मेज से बांध दूंगा और तुम्हें काटने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा दूंगा। फिर हम शुरू करेंगे। नए नॉवेल्स के लिए 9v3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। जैसे ही नूह अपने कपड़े उतारने वाला था, विलियम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और झिझकते हुए पूछा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, यह आपके लिए आखिरी मौका है खुद को कुछ ऐसा करने से रोकने का जिसका आपको पछतावा हो सकता है। विलियम की चिंता देखकर नूह थोड़ा मुस्कुराया और ईमानदारी से उत्तर दिया, मास्टर, मेरे लिए कभी भी वापसी का रास्ता नहीं रहा, तब से नहीं जब से इस कमीने वेश्या के बेटे ने शक्तिशाली बनने का बेवकूफाना सपना देखा था। फिर उसने अपने कपड़े उतार दिए और अर्धनग्न शरीर के साथ वह धातु की मेज पर लेट गया, अपने हाथ और पैर फैलाए और उसकी पीठ छत की ओर थी। विलियम को थोड़ी दया आई। स्वर्ग और पृथ्वी सभी के प्रति निष्पक्ष थे और उन्हें शक्तिशाली बनने के लिए प्रतिभा और तरीके देते थे, फिर भी मनुष्य लालची थे और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने तरीकों पर एकाधिकार कर लिया। अगर आप सत्ता चाहते हैं तो आपको उन लोगों के अधीन काम करना चाहिए जो आपको ये सिखा सकें कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इस बच्चे की स्थिति में होता तो क्या करता। कैदियों को यातना देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेज पर लेटे इस 10.5 साल के बच्चे को देखकर विलियम ने अपना संकल्प मजबूत किया और उसके पास गया। सबसे पहले उसने उसके दोनों हाथों और पैरों को हथकड़ियों से जकड़ दिया और फिर अपनी आस्तीन के अंदर से कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर नूह के मुंह में डाल दिया। मैं शुरू करने जा रहा हूं, मैं पागल डॉक्टर द्वारा बताए गए क्रम में 7 एक्यूपॉइंट्स को नष्ट कर दूंगा, फिर आप अपने दम पर होंगे। शुभकामनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विलियम ने अपना हाथ नूह की पीठ पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शरीर को स्कैन करके एक्यूपॉइंट्स की सटीक स्थिति की खोज की और जब उन्हें वे मिल गए तो उन्होंने अपने डानटियन से श्वास के 7 टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें लड़के की पीठ पर डाल दिया। मैं शुरू करने जा रहा हूं। नूह ने दर्द की लहर के लिए तैयार होकर जंजीरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दरार। श्वास का पहला टुकड़ा फटा और उसके साथ एक एक्यूपॉइंट नष्ट हो गया। नूह के शरीर में एक अवर्णनीय पीड़ा दौड़ गई जब उसने अपने मुंह में फंसे कपड़े के टुकड़े से चीख निकाली। घा। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ टूट रही है और वह अपने अंदर के दर्द से भागने की कोशिश कर रहा था। विलियम अडिग रहा क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी सांस के अन्य 6 टुकड़ों पर अपना ध्यान नहीं खो सकता। अब 2 और, वह चिल्लाया, क्रैक क्रैक। 2 और टुकड़े फट गए जिससे संबंधित एक्यूपॉइंट नष्ट हो गए। इस बार नूह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हथौड़े से उसकी पहले से ही टूटी हुई पीठ पर लगातार प्रहार कर रहा हो। Even while he was screaming and convulsing, Noah repeated the same simple sentence in his mind. Endure it, endure it, endure it. His entire focus was on staying conscious. During this process, his extraordinary progress with mental energy showed its fruits. But William could not wait for him to get accustomed to the pain. 3 more. Crack, crack, crack. Pub Future द्वारा विज्ञापन. Noah stopped trying to control his body, or to say it better, he could not control his body anymore. If it wasn't for William holding him down on the table, he would have probably torn his own hands and feet out from the shackles. Traces of blood appeared on the cloth inside Noah's mouth as he kept on screaming without an end. He entered a frenzied state where he could not understand if he was thinking of something or yelling it. Yet, the sentence in his mind was still the same. Endure it. Last one. Crack. This time, the pain didn't increase but a familiar feeling dawned on him. Is this death? So it's a race between the death of the body and the reconstruction of it. Bring it on. The world was being created and William kept on holding down Noah's body in order to let him focus on the reconstruction.
Through all the pain and the feeling of his body dying, Noah finally felt the presence of the breath on his back. It was being accumulated at high speed and was lingering over him. Now, ignoring all other sensations, he solely focused on the breath, drawing it towards the 7 places where his acupoints once were. The breath entered the now empty spaces and accumulated until they were full. After the spaces were full, Noah used the remaining breath over him to close off the space around the new acupoints, waiting for them to form. Little by little, the breath mixed with some bone shards started to solidify and to link themselves to his skeletal and circulatory systems. Another wave of pain assaulted Noah as the newly acupoints forcefully fixed themselves on the already existing parts of his body, but he was ready for it. He kept holding on with his life slowly sliding away, going toward a darkness that he knew too well. Then the first acupoint ended its solidification process and completely fixed itself within Noah's body. A wave of strength ran through him as the acupoint started working. Then it was time for the second one, and then the third, till all the 7 new acupoints started working properly inside Noah's body. He held on the barriers he created to isolate the process for fear of something going wrong, but feeling the darkness getting further and further away, he started to relax and slowly released his concentration. With this new life invading his body, drowsiness took control of him as he fought to stay awake, but at that point, William held his head and said with a whisper, "It's ok, you did it. You can rest now." ये शब्द सुनकर नूह का अंतिम मानसिक प्रतिरोध खत्म हो गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 16-16। उन्नति। राक्षसी तलवार का जन्म। सी 16-16। उन्नति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब नूह की नींद खुली तो उसने स्वयं को एक अज्ञात कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसका दिमाग धुंधला था और उसने आसपास के माहौल को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपना सिर घुमाने की कोशिश की। तुरंत ही उसकी पीठ और सिर में दर्द की लहर उठी, जिसके परिणामस्वरूप युवक के मुंह से घुरघुराहट निकली। बेहतर होगा कि आप हिले डुले नहीं, केवल 2 दिन ही बीते हैं और आपके शरीर को अभी भी ठीक होने की जरूरत है। आपका दिमाग भी थक गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बिस्तर पर पड़े इस समय का उपयोग प्रशिक्षण के लिए न करें। विलियम की आवाज बिस्तर के किनारे से आ रही थी। वह एक किताब पकड़े हुए था और लापरवाही से उसके पन्ने पलट रहा था। क्या उपचार सफल हुआ? नूह ने धीमी आवाज में पूछा। क्या आपके दिमाग में वाकई कुछ और नहीं है? हाँ, सब कुछ ठीक रहा और जैसे जैसे पहले चक्र का पोषण होता जाएगा, आप रैंक एक शरीर की बाधाओं को तोड़ देंगे और अपने शुरुआती चरण में स्थिर हो जाएंगे। विलियम ने किताब बंद कर दी और पास की मेज से हरे रंग के तरल पदार्थ से भरा एक बेसिन उठा लाया। इसे पी लो, ये भोजन के रूप में काम करेगा और आपकी रिकवरी प्रक्रिया को तेज करेगा। उसने नूह के मुंह पर बर्तन रखा और धीरे धीरे तरल पदार्थ उसके अंदर डाला, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसका दम न घुटे। नूह को एक ठंडी अनुभूति हुई जब उसने स्वयं को सूप पीने के लिए मजबूर किया, तथा घूंट पीने से होने वाले दर्द को नजरअंदाज कर दिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसे फिर से नींद आने लगी। मुझे लगता है कि मैं कुछ और देर सोऊंगा, गुरुजी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत सो गया। विलियम ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। वास्तव में इलाज मेरी सोच से भी बदतर था, लेकिन उन्होंने इसे अच्छी तरह से संभाला। इतना दृढ़ संकल्प और मानसिक ऊर्जा, मैं ऐसे शिष्य को पाकर खुद को धन्य महसूस करता हूँ। विलियम बिस्तर के किनारे कुर्सी पर बैठ गया और उसने फिर से वही किताब उठा ली जो वह पढ़ रहा था। वह अपने शिष्य के पास से तब तक नहीं हटने वाला था जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। 3 दिन बाद ही नूह अंततः अपने आप बिस्तर से खड़ा होने में सक्षम हो गया, हालांकि इसके लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विलियम अभी भी अपनी करवट पर था और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। केवल 5 दिन के आराम में आप पहले से ही खड़े हो सकते हैं। 7 नरक विधि के लाभ निश्चित रूप से आश्चर्यजनक हैं। यहाँ तक कि आपकी मानसिक ऊर्जा कल पूरी तरह से ठीक हो गई। मुझे विश्वास है कि एक और दिन में आप लगभग पूरी ताकत पर हो सकते हैं। नूह खड़े होकर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पीठ पर अवशोषण बल को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जो लगातार उसके शरीर को सांस प्रदान कर रहा था, जिससे उसकी रिकवरी प्रक्रिया में तेजी आ रही थी। ये वास्तव में अद्भुत है, गुरुजी। मुझे लगता है कि जब मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और श्वास इसे पोषण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो मेरी ताकत तेजी से बढ़ेगी। विलियम ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि जब से उसने नूह के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तब से यह उसकी आदत बन गई थी। अभी के लिए बस अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी नई ताकत के अभ्यस्त होने पर। अगले सप्ताह से हम हर सत्र में श्वास का उपयोग करके अभ्यास करेंगे, क्योंकि इसकी पुनःपूर्ति से अब आपके खाली समय पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
जब उसने ऐसा कहा तो नूह उत्साहित हो गया और पूरे मन से आराम करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अगले दिन नूह अपने घर वापस गया और अपनी चिंतित मां के सवालों से घबरा गया। खतरनाक अंगों को छिपाने में कामयाब होने और अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक खाने के बाद लिली ने उसे अपने कमरे में वापस जाने दिया, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ बिताए समय से संतुष्ट थी। नूह का जीवन अपनी पुरानी लय में लौट आया, केवल अंतर यह था कि उसके स्वामी के साथ उसका साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्र और अधिक गर्म हो गया। वे पूरी सुबह लड़ते रहे और नूह की सांस का उपयोग जुड़वां कृपाण शैली के साथ समन्वयित होकर प्रत्येक सत्र के साथ क्षमता में वृद्धि हुई। उसके गुरु ने फोर्जिंग ऑफ सेवन हेल्स विधि में उसके तेजी से सुधार को संबोधित किया। फिर भी उनकी सबसे बड़ी प्रगति अभी भी उनकी मानसिक ऊर्जा थी। उस समय तक वह केसियर रून के साथ लगातार 5 घंटे तक प्रशिक्षण ले सकता था। जाहिर है कि उपचार के दर्द को सहने के बाद उसका दिमाग मजबूत हो गया था। ऐसा लगता है कि जीवन में व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले अनुभव चेतना के सागर में क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत कर सकते हैं। एक मन जितना अधिक स्थिर होगा, वह रून के संपर्क में उतना ही अधिक सहन कर सकता है। मानसिक ऊर्जा पर एक और रात के प्रशिक्षण के बाद नूह को इसका एहसास हुआ। यातना कक्ष में उस दिन को 2 महीने बीत चुके थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर किसी सीमा तक पहुंच गया है। फिर भी उसके साथ एक्यूपॉइंट श्वास को अवशोषित करते रहे, इसलिए उसने दूसरा उपचार कराने का विचार त्याग दिया। कई घंटों तक रून को घूरने के बाद हर रात की तरह उसके सिर में दर्द होने लगा, लेकिन वह दर्द अब उसे और नहीं हिला सका। उस दिन को झेलने के बाद मुझे डर है कि दर्द की मेरी अवधारणा थोड़ी विकृत हो गई है। वह हल्के से मुस्कुराया और फिर सो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुबह सुबह, जब सूरज अभी निकला ही नहीं था, वह अचानक जाग गया और शरीर में कुछ बेचैनी महसूस करने लगा। उसने खुद को घूरकर देखा और पाया कि उसके रोम छिद्रों से कुछ काला पदार्थ निकल रहा था जिसकी बदबू उल्टी लाने वाली थी। यह न जानते हुए कि क्या करना है और यह सोचते हुए कि यह 7 नरक विधि का एक परिणाम था, वह जल्दी से अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया और गार्ड भवन की ओर भाग गया। पहली मंजिल से गिरने पर उसे केवल थोड़ी सी असुविधा हुई, क्योंकि उसने अपने निचले शरीर को मजबूत करने के लिए अपने शरीर में श्वास को सक्रिय कर दिया था। वह अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक तेजी से भागा, लेकिन वह इतना चिंतित था कि उसे इसका पता ही नहीं चला। जब वह इमारत की पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने जल्दी से अपने मालिक को बुलाया। गुरुजी, मदद कीजिए, लगता है मेरे शरीर में कोई समस्या है। विलियम 41 साल के एक साधक थे। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक साधना की थी। उनके जैसे व्यक्ति को पता चल जाता था कि कोई उनके कमरे के पास दौड़ रहा है, लेकिन वे आमतौर पर इसे अनदेखा कर देते थे क्योंकि उन्हें सोना पसंद था। हालांकि आज उन्हें अपने शिष्य की मदद की पुकार सुनकर जागने पर मजबूर होना पड़ा। वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और आवाज की दिशा में देखने लगा। नूह सिर से पैर तक किसी काले तरल पदार्थ से ढका हुआ था जिसकी भयंकर गंध आ रही थी। उसके हाव भाव से पता चलता था कि वह कितना चिंतित था। विलियम ने उसे उस अवस्था में देखकर पहले तो मुस्कुराया, लेकिन फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आया। अरे, मैं उसे ये सब समझाना भूल ही गया। अगर मैंने उसे पहले बताया होता तो मैं सोता रहता। खैर, मुझे कैसे पता था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। उसने जम्हाई ली और फिर अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी। अपने स्वामी का शांत रवैया देखकर नूह थोड़ा शांत हुआ और धैर्यपूर्वक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगा। तो समस्या क्या है? विलियम ने थोड़ा चिढ़कर कहा। नूह को आश्चर्य हुआ। क्या ये स्पष्ट नहीं है? उसने सोचा। मैं रात में जाग गया और मेरे शरीर से यह गंदगी निकल रही थी। क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, प्रिय गुरु? विलियम ने आश्चर्यचकित भाव से ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने तब तक कुछ भी नहीं देखा जब तक कि नूह ने इसका उल्लेख नहीं किया। ओह, अच्छा, आपका शरीर रैंक 1 पर पहुंच गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 17 जादुई जानवर। राक्षसी तलवार का जन्म 17 जादुई जानवर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर खुश हुआ। अब जाकर उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया। उसके साथ एक्यूपॉइंट पूरी गति से सांस को अवशोषित कर रहे थे और पिछली रात उसे जो सीमा महसूस हुई थी, वह गायब हो गई। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ लेकिन मजबूत और ताकत से भरा हुआ था। उसे अपने शरीर के अंदर सांस की बेहतर अनुभूति भी हुई, क्योंकि उसे थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपने जीवन में कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा हूँ और मेरी दृष्टि में सुधार हुआ है। तार्किक रूप से कहें तो मेरी अन्य इंद्रियों में भी सुधार हुआ होगा। वह अपने गंदे शरीर को उत्सुक निगाहों से देखता रहा। उसे रुकना पड़ा क्योंकि उसके मालिक ने उसे डांटा था। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ नहा लो, तुम बहुत बदबूदार हो। विलियम ने दूसरे हाथ से अपनी नाक पकड़ते हुए गलियारे के शुरू में एक दरवाजे की ओर इशारा किया।
नूह ने खुशी खुशी सिर झुकाया और जल्दी से उस दरवाजे से अंदर चला गया। कमरे के अंदर एक बड़ा बेसिन था जिसे नूह ने बाथटब के रूप में इस्तेमाल किया था और पानी से भरी कुछ बाल्टियां थीं। उसने खुद को सावधानी से धोया और फिर कमरे के कोने में ढेर से एक सफेद किमोनो लिया। जब वह बाहर गया तो उसका मालिक गलियारे में उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक तंग गहरे हरे रंग का जिम सूट पहना हुआ था और उसकी पीठ पर एक तलवार म्यान में थी। सबसे अद्यतित 8A नेवेल्स एग्री नेवेल्स को N012 NCO पर प्रकाशित किया। चूंकि तुमने मुझे जगाया है इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मुझे एक मिशन के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियां प्राप्त करनी हैं। एकमात्र समस्या यह है कि 4 आंखों वाले भेड़ियों के एक समूह ने हाल ही में उस स्थान को अपना ठिकाना बना लिया है जहां जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। वे जादुई जानवर सिर्फ रैंक 1 के हैं और निचले स्तर के हैं, इसलिए तुम उन्हें आसानी से मार सकते हो, भले ही उनकी संख्या 15 के आसपास हो। मैं इसे अकेले कर सकता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम एक वास्तविक लड़ाई करो और अपने नए शरीर से भी परिचित हो जाओ क्योंकि तुम इसमें हो। अपने कमरे में जाओ और अपनी कृपाण उठाओ और रक्षा दीवार के मुख्य द्वार पर मुझसे मिलो। नूह तुरंत उत्साहित हो गया और जब वह जाने वाला था तो झुककर प्रणाम करना लगभग भूल ही गया। वह खुशी खुशी अपने कमरे में छिपे 2 कृपाण लेने के लिए अपने भवन में वापस भागा और चूंकि उसके पास उन्हें रखने के लिए कोई म्यान नहीं था, इसलिए उसने उन्हें एक कंबल के टुकड़े से अपनी कमर पर बांध लिया। मौत तक की लड़ाई। यह मास्टर के साथ एक साधारण मुकाबले से बिल्कुल अलग है। और यह शरीर अद्भुत है। मैंने आज सिर्फ दौड़ने के अलावा कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे पसीना नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मेरे शरीर में संग्रहित सांस भी बढ़ रही है। अभी मैं सिर्फ अपनी बाहों में मौजूद एक सांस का उपयोग करके कम से कम 7 बार हमला करने में सक्षम होना चाहिए। रैंक 1 शरीर के लाभ केवल कुछ घंटों के पोषण से ही स्पष्ट हो गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे चक्र से गुजरने से पहले मुझे कितना समय गुजरना होगा। शक्ति में अचानक वृद्धि ने नूह को उपचार के दर्द और खतरों की पूरी तरह से उपेक्षा करने पर मजबूर कर दिया, तथा उसके अंदर केवल मजबूत बनने की अंतहीन उत्सुकता रह गई। जब वह बलवान हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने पाया कि विलियम नींद से भरा चेहरा लेकर उसका इंतजार कर रहा था। अपने पिछले कपड़ों के अलावा उसके हाथ में एक चमड़े का बैग भी था। नूह ने जिस गंदे तरीके से अपनी कृपाणें बांधी थी, उसे देखकर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या आप पिछली बार गार्ड से म्यान चुराना भूल गए थे? उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए उसने चमड़े का थैला अपने शिष्य के पैरों पर फेंक दिया। नूह ने थैले के अंदर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके अंदर 2 छोटे छोटे म्यान हैं, तथा उन्हें पकड़ने के लिए एक चमड़े की बैग भी है। उसने भी सचमुच ऐसा ही सोचा था। जब उसने देखा कि उसके स्वामी उसके प्रति कितने चिंतित हैं तो वह मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने जल्दी से अपना सामान बैग में रखे सामान से बदल दिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास किया। विलियम ने अपनी आकृति की ओर सिर हिलाया, जो कि यद्यपि एक बच्चे की थी, परंतु योद्धा जैसी अधिक थी। कोई भी गुरु अपने जर्जर शिष्य को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके रूप रंग से उसके गुरु की छवि पर असर पड़ेगा। मेरे पीछे आओ, हम तुरंत भेड़ियों की मांद की ओर दौड़ेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। नूह को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या हम घोड़े नहीं ले जा रहे हैं? इस मध्ययुगीन दुनिया में घोड़े यात्रा का मुख्य साधन थे और अपनी सेवाएं अधिक तेजी से प्रदान करने के लिए मुख्य द्वार के ठीक सामने एक अस्तबल बनाया गया था। अब आप एक साधक हैं, भले ही कमजोर हों। आपका शरीर रैंक 1 से आगे निकल गया है और भले ही यह घोड़े जितना तेज न हो, फिर भी ये बहुत तेज दौड़ सकता है। साथ ही आप ये भूल गए हैं कि हम जादुई जानवरों से लड़ने जा रहे हैं। एक सामान्य घोड़ा केवल उन्हें देखते ही भाग सकता है। चलो, मैं दौड़ते समय चीजों को और विस्तार से समझाऊंगा। विलियम गेट से बाहर निकला और भागने लगा। नूह भी तेजी से उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। यह उसके जीवन में पहली बार था कि नूह ने हवेली छोड़ी और वह उत्सुकता से अपने चारों ओर हरे भरे खेतों, दूर दूर तक फैले पहाड़ों और सदाबहार जंगलों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। विलियम ने उसके व्यवहार को देखा और मन ही मन एक खर्राटा लिया, अपनी गति बढ़ा दी ताकि नूह उसका पीछा करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। तुम पहली बार लड़ने जा रहे हो और उत्तेजित होने के बजाय तुम इधर उधर देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे लगता है कि वह वास्तव में एक बच्चा है। नूह और विलियम घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर तेजी से चल पड़े जो 3 दिन की दूरी पर था। लगभग 15 मिनट तक भागने के बाद, जब हवेली उनसे कुछ दूरी पर रह गई, तो विलियम ने समझाना शुरू किया। 4 आंखों वाला भेड़िया 3 मीटर का एक जादुई जानवर है। इसका फर आमतौर पर हल्के पीले रंग का होता है और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके सिर के दोनों तरफ एक एक जोड़ी आंखें होती हैं। इसके हमले हर दूसरे भेड़िए की तरह खरोंचने और काटने से होते हैं और अपने शिकार को क्षण भर के लिए चौंका देने के लिए मानसिक आघात करते हैं। अपने दिमाग की स्थिरता के साथ उस हमले के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़े रहना एक पार्क में टहलने जैसा है, इसलिए इसके बारे में बहुत चिंतित न हो। नूह ने अपने जटिल भाव को छिपाने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया।
इसका कारण ये था कि चाहे उसके गुरु को लगता हो कि उसके पास मानसिक ऊर्जा का जो भी स्तर है, उसके पास हमेशा उससे कहीं अधिक ऊर्जा होती थी। मुझे पता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन उसे ट्रांसमाइग्रेशन की बात समझाने का कोई तरीका नहीं है। मैं उसे यह सोचने दूंगा कि मैं मेहनती हूँ और इस काम में मेरी महारत है। विलियम ने अपने शिष्य के चेहरे पर आए परिवर्तन को नहीं देखा और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। इससे पहले, मैंने कहा कि 4 आंखों वाला भेड़िया एक रैंक एक जादुई जानवर है, इसलिए मुझे लगता है कि जादुई जानवर की रैंकों को समझाने का समय आ गया है। यह मनुष्य ही है जो जानवरों की प्रजातियों को उनके सबसे मजबूत गुण के आधार पर रैंक देता है। उदाहरण के लिए, 4 आंखों वाले भेड़िए का शरीर रैंक 1 है, लेकिन उसका मानसिक हमला उस सीमा से नीचे है, इसलिए उनकी प्रजाति का रैंक 1 उनके शरीर द्वारा दिया जाता है। नूह को स्पष्टीकरण के इस भाग में वास्तव में रुचि थी, क्योंकि वह साधना जगत के बारे में इससे अधिक विशिष्ट कुछ नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि इसके बारे में सभी पुस्तकें एनस्किल लाइब्रेरी में थीं। वह पूछने ही वाले थे कि 10 साल पहले हमला करने वाला ड्रैगन किस रैंक का था, तभी विलियम ने बोलना जारी रखा। फिर भी, स्वर्ग और पृथ्वी निष्पक्ष हैं और चूंकि मनुष्यों के पास उच्च बुद्धि है और वे अपनी शक्ति को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए तकनीक बना सकते हैं, इसलिए जादुई जानवरों की वृद्धि प्रक्रिया आसान होती है। स्वाभाविक रूप से, सांस को अवशोषित करने के अलावा वे जादुई जानवरों या साधकों जैसे सांस से भरे अन्य जीवित प्राणियों को खाकर मजबूत हो सकते हैं। यह उनके व्यवहार में सहज आक्रामकता का कारण बनता है और अक्सर उनके समूहों के अंदर नरभक्षण का कारण बनता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 18-18 वध। राक्षसी तलवार का जन्म सी 18-18 वध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और यदि वे इतने शक्तिशाली हो जाएं कि किसी रैंक की सीमा को तोड़ सके तो क्या होगा? नूह ने पूछा। वे अब 30 मिनट तक दौड़ते रहे और नूह के चेहरे पर पसीने के निशान दिखाई दिए, फिर भी उसका स्वामी पूरी तरह से ठीक लग रहा था और समझाना जारी रखा। वे विकसित होते हैं, या इसे सरल शब्दों में कहें तो, वे कुछ समय के लिए खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं और जब वे जागते हैं तो उनकी सभी प्राकृतिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, रैंक 1 का एक 4 आंखों वाला भेड़िया विकसित होता है। इसकी रैंक 2 होगी क्योंकि इसका शरीर है, लेकिन इसमें रैंक 1 का मानसिक हमला भी होगा जो इसे रैंक 1 संस्करण की तुलना में बेहद खतरनाक बना देगा। नूह को अंततः जादुई जानवरों की विकास प्रक्रिया की बेहतर समझ हो गई और वह ईर्ष्या से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें मजबूत होने के लिए केवल खाना और सोना पड़ता था, जबकि मनुष्यों को उच्चतर क्षेत्र की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने के लिए ही लगातार प्रशिक्षण लेना पड़ता था। इस बार विलियम ने अपने शिष्य के हाव भाव पर ध्यान दिया और थोड़ा मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, जब तुम उन जानवरों से लड़ोगे तो तुम्हें मनुष्यों का फायदा दिखाई देगा। नूह को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने स्वामी के शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वह अपने मन को आसन युद्ध पर केंद्रित करने लगा तथा सबसे बुरे संभावित परिणाम का अनुमान लगाने लगा। वे 20 मिनट तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे एक छोटी पहाड़ी पर नहीं पहुंच गए। वहां विलियम रुक गए और अपने सूट के अंदर से पानी की एक बोरी निकाली। उसने बोरी नूह की ओर बढ़ा दी और गंभीर चेहरे से कहा, इस पहाड़ी के ऊपर भेड़ियों का अड्डा है। उनकी संख्या 15 है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि आप घिरे न रहें। आप अकेले जाएंगे, जबकि मैं कुछ बुरा होने पर हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त रूप से निगरानी रखूंगा। हमारे सभी प्रशिक्षण को याद रखें और जब तक आपको अपनी ताकत का पूरा ज्ञान न हो जाए, तब तक सांस का उपयोग करने में कंजूसी न करें। अपनी सांस को थोड़ा सा पकड़ें और फिर जाएं, चिंता न करें, आप किसी भी खतरे में नहीं होंगे। ये शब्द सुनकर नूह और भी गंभीर हो गया। उसने बोरी से एक छोटा घूंट लिया और अपनी सांस को स्थिर करने के लिए फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने अपनी चेतना के सागर के अंदर देखा, जहां गोले के केंद्र में कुछ रेखाओं की धुंधली आकृति बन रही थी और जांच की कि वह चरम स्थिति में है। संकोच मत करो, गलतियां मत करो। अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहो। अभी 15 भेड़िए और हैं। उसने जोर से सांस छोड़ी और फिर खड़ा हो गया। उसका मन तैयार था और शरीर में थकान महसूस नहीं हो रही थी। अब और समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। उसने अपनी तलवारें निकाली और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया तथा अपनी इंद्रियों द्वारा देखी जाने वाली हर चीज पर विशेष ध्यान दे रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे पहाड़ी के दूसरी ओर नीचे भेड़िए का ठिकाना दिखाई दिया। भेड़िए 3 मीटर लंबे और 2 मीटर ऊंचे थे। उनकी 4 बड़ी और तीखी आंखें थीं और उनका फर पीला था। उनमें से 10 भेड़िए जमीन पर लेटे हुए थे, जो शायद सो रहे थे, जबकि बाकी 5 भेड़िए सो रहे लोगों के बगल में पहरा दे रहे थे। झुंड के बीच में एक थोड़ा बड़ा भेड़िया था, वह शायद अल्फा था। अगर मैं हमला करता हूं तो मैं पूरी तरह से खुले में रहूंगा। मैं उन्हें आश्चर्यचकित करके नहीं पकड़ सकता, लेकिन वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। शायद अगर मैं पूरी गति से पहाड़ी से नीचे भागता हूं और सांस का उपयोग करता हूं तो मैं उनमें से एक पर 2 वार कर सकता हूं।
फिर भी क्या यह उसे मारने के लिए पर्याप्त होगा? और फिर बाकी 14 का क्या? कमबख्त मास्टर, आप चीजों को ठीक से क्यों नहीं समझा सकते? उसने कुछ देर और सोचा, लेकिन वह उन पर लाभ उठाने का कोई अन्य तरीका नहीं खोज सका। ठीक है, अगर मैं गलती करूंगा, तो मास्टर आकर मुझे बचा लेंगे, इसलिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। अपने मन को दृढ़ करते हुए, नूह ने एकाग्र होकर नीचे मांद की ओर छलांग लगा दी। उन्होंने अपने पैरों में सांस लेकर अपनी गति बढ़ा दी और अपनी तलवारें सामने की ओर फैला लीं। वह बहुत तेज था। ब्रीथ का उपयोग करते हुए और ढलान पर उतरते हुए एक रैंक एक बॉडी विस्फोटक गति तक पहुंच गई। फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि नूह ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से भेड़िए को घेरने से पहले ही उसे मार डालने पर केंद्रित था। कुछ ही देर में वह पहाड़ी के नीचे पहुंच गया और एक भेड़िया उसे घूर रहा था। जैसे कि उसे किसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा हो, उसने अपने झुंड के अन्य सदस्यों को चेतावनी देने के लिए चीखने की तैयारी कर ली हो। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, नूह ने क्षैतिज रूप से छलांग लगाई और पूरी ताकत से भेड़िए के सिर पर वार किया। श्वास से सशक्त तलवार ने भेड़िए को सिर से लेकर आधे शरीर तक क्षैतिज रूप से इस प्रकार काटा जैसे वह मक्खन हो। भेड़िया मौके पर ही मर गया। यहां तक कि नूह भी जुड़वां कृपाण शैली की भेदन क्षमता को देखकर एक क्षण के लिए अचंभित रह गया, लेकिन तुरंत ही ये देखकर अपने आश्चर्य से बाहर आ गया कि अन्य 4 जागृत भेड़िए चेतावनी संकेत देने के लिए तैयार थे। आओ! चीख सुनकर नूह ने जल्दी से भेड़िए की लाश से कृपाण निकाली और चीखने वाले भेड़ियों में से एक पर झपट्टा मारा। वह उसके ठीक सामने था। इससे पहले कि वह चीखना बंद भी करता, उसने बिना समय बर्बाद किए उसके सिर पर वार कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि उसने पहली बार की तुलना में कम सांस का प्रयोग किया, फिर भी उसे भेड़िए की खोपड़ी से लगभग कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तलवार उसके मस्तिष्क में घुस गई थी। भेड़िए के मरने के बाद उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई और इससे नूह को दूसरे लक्ष्य पर कूदने का संकेत मिला। अचानक चेतना के सागर में एक तीव्र आघात हुआ। शेष 3 जागे हुए भेड़ियों ने एक साथ हमला कर दिया, ताकि झुंड के अन्य सदस्यों को उठने से रोका जा सके। ये हमला नूह के मन के अंदर एक तीखी आवाज की तरह था, फिर भी उसका शरीर इससे हिलने तक नहीं लगा। इतनी कमजोर, नूह ने सोचा, जब वह झुंड के बीच से कूदा और 2 भेड़ियों पर हमला किया जो लगभग अपने पैरों पर खड़े थे। जब दोनों कृपाणों ने दोनों भेड़ियों के सिर पर वार किया तो हवा में खून के 2 अर्धवृत्त बन गए। इस बार नूह को कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ, क्योंकि उसने पिछली बार की तुलना में भी कम श्वास का प्रयोग किया। मैं इससे भी कम उपयोग कर सकता हूं और फिर भी अपने शरीर की ताकत से उनकी खोपड़ी को काटने में कामयाब हो सकता हूं। 11 शेष हैं। नूह जब झुंड में मौजूद भेड़ियों के सिरों पर वार करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो खून बहता रहा, जब तक कि पहले की तुलना में कहीं अधिक तीखी आवाज ने उसके मानसिक क्षेत्र को हल्का सा कांपने पर मजबूर नहीं कर दिया। अल्फा भेड़िया विषैली आंखों से उसे घूर रहा था, क्योंकि वह शेष 7 भेड़ियों के साथ मिलकर मानसिक हमला कर रहा था। नूह को अपने सिर से हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन जो कुछ उसने सहा था, उसके सामने ये दर्द इतना हल्का था कि वह अपने कत्लेआम में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। वह भेड़ियों से निपटने के लिए कम से कम सांस का उपयोग करता था, क्योंकि उसे अपने शरीर की ताकत का अनुमान था और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ता था कि भेड़िए उसे घेर नहीं पाते थे। यदि कोई भेड़िया उस पर झपटता तो वह उसे दोहरे ऊर्ध्वाधर वार से 2 टुकड़ों में काट देता। यदि वह उसकी ओर से आता तो वह स्वयं घूमकर उस पर विनाशकारी प्रहार करता। हमला तब तक जारी रहा जब तक केवल अल्फा भेड़िया ही बचा रहा। उसकी गर्दन पर एक बड़ा घाव हो गया था, क्योंकि वह अपने सिर पर स्पष्ट प्रहार से बचने में कामयाब रहा था। यह बाकी सभी की तुलना में थोड़ा मजबूत है। आखिरकार यह एकमात्र ऐसा था जिसने मेरे एक हमले को मुश्किल से ही सही चकमा दिया। खैर, मुझे यह विचार करना चाहिए कि मैं थक रहा हूं, इसलिए मेरी गति कम हो रही है। अगली बार मुझे पहले मजबूत लोगों पर निशाना साधना चाहिए। भेड़िया अब भी उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर था। नूह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा, जबकि भेड़िया पीछे हट गया। फिर भी उसकी गर्दन पर घाव इतना गंभीर था कि वह अपने आप ठीक नहीं हो पा रहा था। भेड़िए ने एक हताशापूर्ण हमला किया और अपना जबड़ा खोलकर नूह की ओर झपटा। उसने भेड़िए के नुकीले दांतों को करीब आते देखा और फिर आखिरी बार अपनी दाईं ओर से चकमा देकर उसकी गर्दन पर ऊपर की ओर वार किया। अल्फा भेड़िए का शरीर जमीन पर गिर गया और उसका कटा हुआ सिर कुछ दूर तक लुढ़कता रहा। सभी 15 भेड़ियों को मारने के बाद अंततः उसे अपनी क्षमता पर कुछ भरोसा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 19-19। धमकी। राक्षसी तलवार का जन्म। 19। खतरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने जोर से सांस ली। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका था तो वह अपने शरीर की थकान से अभिभूत था। भले ही उसने जानवरों को मारने की आदत के कारण सांस की मात्रा कम कर दी थी, फिर भी उसके पास लगभग कोई सांस नहीं बची थी।
वह अपनी गति और चपलता को बढ़ाने के लिए लगातार अपने पैरों में लगी तलवार का इस्तेमाल करता था, तथा जुड़वां कृपाण शैली की भेदन क्षमता को सक्रिय करने के लिए अपनी भुजाओं में लगी तलवार का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करता था। वह थोड़ा आराम करने के लिए खून से सनी जमीन पर बैठ गया और अपने एक्यूपॉइंट्स को अपने शरीर में श्वास भरने का मौका दिया। आपने पहली बार अच्छा काम किया। विलियम उसके पीछे से आया, मुस्कुराते हुए और हाथों में कुछ फूल लिए हुए। तो अब तुम्हें पता चला कि मैंने तुमसे क्यों कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे। नूह ने सिर हिलाया और संक्षिप्त उत्तर दिया, मैं रैंक 2 मार्शल आर्ट का उपयोग करता हूं। उनके रैंक 1 शरीर के साथ उनके पास कोई मौका नहीं था। विलियम ने सिर हिलाया। हाँ, मार्शल आर्ट और जादू मंत्र ही हैं जो मनुष्य को दुनिया का अधिपति बनाते हैं। रैंक 2 मार्शल आर्ट रैंक 3 के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यही बात रैंक 1 जादू पर भी लागू होती है। बेशक, अगर आपके पास सांस की उचित मात्रा और गुणवत्ता नहीं है, तो आप तकनीकों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे और आप उनके उपयोग में बहुत सीमित हो जाएंगे। नूह ने अपने मन में चल रहे संघर्ष पर पुनर्विचार किया, क्योंकि वह अपने शरीर के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। मैंने वास्तव में लड़ाई के दौरान बहुत सारी सांस बर्बाद की और भेड़ियों में से कोई भी मेरी गति के साथ नहीं चल सका, इसलिए यह एक तरफा लड़ाई थी। लेकिन अगर कोई दुश्मन लगातार चकमा देता रहे और ऐसा तब होगा जब मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को एक जादुई जानवर मान लूं तो मेरी सांस खत्म हो सकती है। मेरे जैसे ही मार्शल आर्ट रैंक वाले एक साधक के खिलाफ चीजें कैसे होंगी। उसे जो उत्तर मिला वह उसे पसंद नहीं आया। सीमित श्वास की सीमाएं स्पष्ट थीं। विलियम ने अपना सिर हिलाया, वह स्पष्ट रूप से समझ सका कि उसका शिष्य क्या सोच रहा था। ऐसा लगता है कि तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी उम्र का कोई भी बच्चा बिना चोट खाए प्रथम श्रेणी के जानवरों के झुंड का वध नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं 11 साल का भी नहीं हूँ। वह सचमुच एक क्षण के लिए इस संसार में अपनी उम्र भूल गया। उसका मनोबल थोड़ा बढ़ा। दोनों ने 10 मिनट तक इंतजार किया, फिर नूह खड़ा हुआ और अपने स्वामी को सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे वापस जा सकते हैं। जब वे बलवन हवेली का मुख्य द्वार देख पाए, तो विलियम नूह के करीब गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे विश्वास है कि आपके एक्यूपॉइंट जल्द ही काम करना बंद कर देंगे क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए आप दूसरे उपचार के लिए तैयार होंगे। दूसरे चक्र में प्रवेश करने के बाद मैं आपको गार्ड के मिशन पर जाने दूंगा। डॉट 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 गार्ड भवन के अंदर प्रांगण में एक मेज पर 5 पुरुष और एक बच्चा एक घेरे में बैठे हुए अपने हाथों में एक कागज लेकर पढ़ रहे थे। वह बच्चा बेशक नूह था। उन्होंने काले रंग का जिम सूट पहना हुआ था, जिसके पीछे 2 तलवारें म्यान में बंधी हुई थी तथा उनके काले बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे हुए थे, जो उनकी पीठ पर लटक रहे थे। 4 आंखों वाले भेड़ियों के साथ उसकी लड़ाई को 6 महीने बीत गए और 11 साल का होने के अलावा उसे दूसरे उपचार से भी गुजरना पड़ा। वह अभी भी छोटा था क्योंकि उसका शरीर अभी भी बढ़ रहा था, लेकिन उसका शरीर असाधारण रूप से मजबूत लग रहा था और उसके छोटे शरीर से हल्की सी उभरी हुई मांसपेशियां दिख रही थीं। भले ही अब तक मैं दूसरे चक्र में उतना ही समय बिता चुका हूं जितना पहले चक्र में बिताता था, फिर भी मेरे एक्यूपॉइंट अभी भी पूरी गति से काम कर रहे हैं। मेरा शरीर अभी पहले रैंक के मध्य स्तर पर होना चाहिए। उसने फिर से अपने हाथ में पकड़े चादर पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कुछ सोचा। इस पर एक मिशन का विवरण और गार्डों के इस समूह के एक साथ इकट्ठा होने का कारण लिखा था। लिलुन गांव, दक्षिण की ओर जाने वाले घोड़े से 5 दिन की यात्रा। विशाल मकड़ियों के लगातार हमलों के कारण मदद के लिए अनुरोध। संभवतः लोहे के मकड़ियों का एक घोंसला पास की एक गुफा के अंदर है। मिशन में घोंसले को ढूंढना और नष्ट करना शामिल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने चादर से अपनी आंखें उठाईं और इस मिशन के लिए अपने साथियों के उदास चेहरों को देखा और अपने ग्रुप कैप्टन के आगे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगा। ग्रुप कैप्टन को मेसन कहा जाता था और वह बाहरी घेरे के गार्ड का वरिष्ठ सदस्य था। वह 50 के दशक में एक लंबा आदमी था, जिसकी लंबी काली दाढ़ी और छोटे लाल बाल थे। उसका पसंदीदा हथियार एक बड़ी 2 हाथ वाली कुल्हाड़ी थी। मेसन सभी के पढ़ने के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि अन्य 5 लोग उसकी ओर देख रहे हैं। सबसे पहले, आपको ये जानना चाहिए कि आयरनक्लेड मकड़ी एक रैंक 2 जानवर है और एक बहुत ही कठोर शरीर के अलावा इसमें कोई उल्लेखनीय क्षमता नहीं है। एकमात्र समस्या यह है कि वे बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं, इसलिए उनका घोंसला संभवतः रैंक 1 के नवजात शिशुओं से भरा होगा। हम मिशन के लिए क्लासिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। गांव में पहुंचें, घोंसले के बारे में सुराग खोजें, धीरे धीरे उनकी आबादी को खत्म करें। कोई सवाल? ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कि समूह का एक गार्ड खड़ा होकर नूह की ओर इशारा नहीं करने लगा। उसकी सिर्फ एक आंख थी और एक गहरा निशान था जो अब खोखली आंख की गुहा को काटता था। वह मेसन से थोड़ा छोटा था और छोटी दाढ़ी के साथ गंजा था। फिर भी, भले ही वह काफी लंबा था, वह काफी मोटा और पसीने से लथपथ भी था। मेरा एक ही सवाल है मेसन, हम एक बच्चे को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं?
समूह के कुछ अन्य गार्डों को मेसन के उत्तर में रुचि थी, जिससे ये संकेत मिलता था कि उन्हें भी यही संदेह था। नूह ने मोटे आदमी की ओर देखा तक नहीं, वह कप्तान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उपकप्तान ने उसके लिए वचनबद्धता व्यक्त की है, इसलिए वह आकर हमारी मदद कर सकता है। और बेल, जब यह मिशन शुरू होगा तो तुम्हें मुझे कप्तान या समूह कप्तान के रूप में संदर्भित करना होगा। मेसन ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन हमारी मदद करो शब्दों पर बेल नामक मोटा आदमी जोर से हंसने लगा। यह अच्छा था, ग्रुप कैप्टन। आप बस इतना कह सकते थे कि मिशन का एक हिस्सा इस बच्चे की देखभाल करना था क्योंकि उसकी मां इन सकल की सेवा में व्यस्त थी। हा हा हा, हमारी मदद करो। ऐसा कहते हुए वह नूह के पास आया और अपना हाथ उसके गले में डाल दिया। चिंता मत करो छोटे बच्चे, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे, और हो सकता है कि तुम मुझे अपनी मां से मिलवा सको। बेला ने बात करना बंद कर दिया, या यूं कहें कि उसे रुकना पड़ा। एक कृपाण उसकी बाईं आंख पर तान दी गई और वह बच्चा जिसे वह अपने दाहिने हाथ से गले लगाने की कोशिश कर रहा था, गायब हो गया। उसके बाईं ओर से धमकी की आवाज आई। मुझे छूने की कोशिश करो, तुम मोटे सुअर, और मैं तुम्हें अंधा कर दूंगी। नूह बर्फीली आंखों से उसे घूर रहा था, उसकी ठंडक उसकी असाधारण मानसिक ऊर्जा से और भी बढ़ गई थी। इससे बालोर के दिमाग पर दबाव पड़ने लगा और उसके पैर नरम पड़ गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर भी कृपाण हमेशा उसकी बची हुई आंख का पीछा करता रहा, जैसे कि वह उससे आकर्षित हो गया हो। नूह उसे देखता रहा और गार्ड के दिमाग पर मानसिक दबाव डालता रहा। फिर उसने शक्तिहीन रक्षक की ओर कृपाण चलाए और उसे तभी वापस लिया जब वह उसे काटने ही वाला था। उसके बाद नूह मेज पर वापस बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 2020। घेराबंदी। राक्षसी तलवार का जन्म C2020। घेराबंदी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहरेदारों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने शक्ति के ऐसे प्रदर्शन पर मन ही मन सिर हिलाया। वे सैनिक थे, आखिरकार वे सत्ता का सम्मान करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कैप्टन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जीवन भर सैनिकों के बीच इस प्रकार की घटनाओं के आदी रहे थे। चूंकि सब कुछ तय हो गया है, इसलिए बैठक समाप्त होती है। कल सुबह मिलते हैं। मैं गाड़ी किराए पर लेने का प्रबंध कर लूंगा, लेकिन अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले जाना न भूलें। उस घोंसले को साफ करने में हमारी कल्पना से ज्यादा समय लग सकता है। समूह को बाहर निकाल दिया गया और हर कोई अपने रास्ते चला गया। फिर भी बैलर को उठने में थोड़ा और समय लगा क्योंकि उसके पैरों में अभी भी ताकत नहीं थी। वह मोटा बेवकूफ, मुझे सच में उम्मीद है कि वह इस मिशन में मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। कम से कम अब दूसरे गार्डों को मेरी क्षमताओं पर थोड़ा भरोसा तो होगा। नोहा अभी भी बैलर के पिछले कृत्य से चिढ़ गया था। वह नहीं जानता था कि यह उसकी मां का उपहास था, या उसकी निर्बलता के बावजूद उसका साहस था, या फिर केवल उसका रूप था। अच्छी बात यह है कि मैं अंततः रैंक 2 के जानवरों से लड़ने जा रहा हूं। मैं केवल मास्टर के साथ मुकाबला करते करते ऊब गया था। वह अपने कमरे में वापस गया और यात्रा के लिए सामान पैक किया। उसने नौकर को कुछ हिस्से बनाने का आदेश दिया और जांच की कि सब कुछ तैयार है। उसे केवल एक ही संदेह था, क्या मुझे केसियर रून को अपने साथ ले जाना चाहिए? मैं इसमें प्रशिक्षण नहीं ले सकता क्योंकि मैं हर सत्र के बाद थक जाऊंगा और मैं मिशन के दौरान खुद को कमजोर नहीं होने दे सकता। वह चादर को बिस्तर के नीचे छुपाने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा और उसने खुशी खुशी रून को अपने सूट में रख लिया। अगर मैं केवल कुछ घंटों के लिए प्रशिक्षण लूं तो ये ठीक रहेगा, है ना? यदि उसका मालिक उसे ऐसी बातें कहते हुए सुन लेता तो संभवतः वह उसकी पिटाई कर देता। 2 घंटे नूह के लिए कुछ भी नहीं थे क्योंकि दूसरे उपचार ने उसके मन को और भी दृढ़ बना दिया। डॉट 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 अगले दिन वह प्रांगण में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। जैसे ही समूह के अन्य सदस्य आते, वे नूह को देखकर सिर हिलाते और सभी के एकत्र होने की प्रतीक्षा करते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एकमात्र अपवाद बेलोर था जिसने नोआ के प्रति अपनी नाराजगी और घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। नूह ने उसकी ओर ध्यान देने की जरा भी परवाह नहीं की और जब आखिरी आदमी आया तो वे दोनों अपनी गाड़ी लेने के लिए मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। जब वे सड़क पर थे तो मेसन ने गाड़ी के अंदर से सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। बेहतर टीम वर्क के लिए हमें अपना और अपने पसंदीदा हथियार का परिचय देना चाहिए। बाहरी घेरे के रक्षक सैनिकों का एक समूह था जिनकी संख्या 100 से कुछ अधिक थी, इसलिए ये कहना सुरक्षित था कि वे कम से कम सतही तौर पर तो एक दूसरे को जानते थे। क्या वह मेरे लिए ऐसा कर रहा है? वह विलियम का भला करना चाहता है। जैसा कि नूह ने सोचा था, मेसन उपकप्तान के साथ अपने रिश्ते के कारण उस पर एहसान करने की कोशिश कर रहा था। मैं मेसन हूं, बाहरी रिंग के समूह में सबसे बुजुर्ग में से एक, मैं एक बड़ी कुल्हाड़ी का उपयोग करता हूं। अन्य गार्डों को यह विचार नापसंद नहीं आया और उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया। ल्यूक, धनुष और चाकू।
रॉबर्ट लॉन्गस्वॉर्ड, आप मुझे रॉब कह सकते हैं। एडी लॉन्गस्वॉर्ड। बेला ने केवल नाक से कुड़ी, लेकिन स्वस्पष्टीकरणात्मक उत्तर के रूप में 2 भारी हथौड़े उसकी ओर रख दिए गए। नूह, कृपा ने। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया जो विशेष रूप से अजीब था। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से कुछ पासे निकाले। मैं ये सब अपने साथ लाया हूं, कोई सम और विषम खेलना चाहता है। यह एक सरल खेल था जिसमें आपको विषम या सम पर दांव लगाना होता था और पासे के परिणाम के आधार पर विजेता का निर्धारण होता था। सैनिकों ने तुरंत अपनी ऊब दूर करने के लिए सहमति दे दी कि केवल नूह और कप्तान ही अपनी सीटों पर रहेंगे। इस तरह यात्रा के 6 दिन बीत गए, क्योंकि गाड़ी घोड़े की तुलना में धीमी थी। हर रात कैंप फायर लगाया जाता था और दिन में खेल खेले जाते थे। नूह ने जब सब लोग सो जाते थे तो कुछ घंटों तक रून का प्रशिक्षण ले लिया, लेकिन उसने कभी भी स्वयं को 2 घंटे की सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया, क्योंकि इससे उसकी स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता और वह किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहता था। यात्रा के 6ठे दिन की शाम को उनकी दृष्टि में एक गांव का आकार दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसमें से धुआं निकल रहा था और मशालों की रोशनी अंधेरे में लाल प्रभामंडल बना रही थी। कुछ गड़बड़ है, मेसन ने कहा। गाड़ी से बाहर निकलो, हम वहां दौड़कर जाएंगे और यथाशीघ्र स्थिति की जांच करेंगे। 6 लोगों का समूह बाहर निकला और पूरी गति से गांव की ओर भागा। नूह सबसे तेज था, हालांकि उसके पास समूह में सबसे शक्तिशाली शरीर नहीं था। वह छोटा था और उसके पास हल्का हथियार था, इसलिए वह बिजली की तरह तेजी से भागा और अन्य सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। अंततः एक युद्ध। वह इन 6 दिनों में वास्तव में ऊब गया था क्योंकि वह किसी के साथ प्रशिक्षण या मुकाबला नहीं कर सका था। उसकी आंखों में गांव करीब आता जा रहा था, जबकि चीखें और अस्पष्ट आदेश नूह के कानों में स्पष्ट होते जा रहे थे। जब वह गांव की सीमा में प्रवेश करने वाला था तो उसने युद्ध के लिए अपनी तलवारें निकाल लीं। लिलुन गांव के अंदर का दृश्य भयानक था। गहरे भूरे रंग के शरीर वाले बड़े बड़े मकड़े खुलेआम शक्तिहीन आम लोगों को मार रहे थे और उनकी लाशें उठाकर ले जा रहे थे। गांव के पुरुष महिलाओं और बच्चों को भागने के लिए सुरक्षा पंक्ति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे मांस की ढाल से अधिक कुछ नहीं थे जो मकड़ियों के झुंड को कुछ क्षणों के लिए ही रोक सकती थी। जमीन पर लगातार खून बह रहा था क्योंकि मकड़ियों के मजबूत पैरों से ग्रामीणों को मार डाला गया था और फिर उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले जाया गया था। लड़ाई के कारण भूरी जमीन काली मिट्टी में बदल गई थी। एक लोहे जैसी मकड़ी मानव दीवार को पार करने में सफल रही और एक चिल्लाती हुई महिला के पास पहुंची, जिसने एक बच्चे को अपनी छाती से लगा रखा था और अपने शरीर से उस आसन प्रहार को रोकने की कोशिश कर रही थी। श्री धातु के ऊपर धातु के फिसलने की आवाज सुनकर महिला ने साहस जुटाकर अपने पीछे के दृश्य को देखा। एक छोटा बच्चा, जो 12 साल से अधिक उम्र का नहीं था, अपने पैरों के पास पड़ी मकड़ी की लाश को घूर रहा था। उसके सिर के आधे हिस्से तक गहरा घाव था और उसमें से हरा खून बह रहा था। मकड़ी का शरीर 1.5 मीटर लंबा था और उसका सिर सिर्फ 30 सेंटीमीटर का था। यह अध्याय नवंबर एल बीन CO द्वारा अपडेट किया गया है। वह पूछने ही वाली थी कि क्या उसी ने उसे और उसके बेटे को बचाया था, लेकिन युवक के चेहरे पर उदासी का भाव देखकर वह रुक गई। मैंने बहुत ज्यादा सांस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नतीजे मेरी उम्मीद से बहुत कम थे। रैंक 2 बॉडी वाकई कमाल की है। अगर मैं दूसरा ट्रीटमेंट नहीं लेता तो मुझे डर है कि मैं उनमें से सिर्फ 6 या 7 को ही मार पाऊंगा और फिर आराम करूंगा। लौहकवचयुक्त मकड़ियों का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। उनकी सुरक्षा रैंक 2 जादुई जानवरों की श्रेणी में शीर्ष स्तर की थी। अन्य सैनिकों ने नूह को पकड़ लिया और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उसने इतने कम समय में एक मकड़ी से छुटकारा पा लिया। एक 11 साल का बच्चा जो दूसरे दर्जे के जानवर को मार गिराने में सक्षम था, वह कोई दैनिक दृश्य नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।